ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास डेमो क्लास कहेंगे, आरंभ करेंगे। तो आज जो है अपना लास्ट डेमो क्लास है जी, है ना। तो हमने देखिए फर्स्ट डेमो क्लास हमने 15 अगस्त को ही रखा था, फिर हमने सेकेंड डेमो क्लास रखा, थर्ड डेमो क्लास रखा 2 सितंबर को, फिर हमने जो है रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दिया था जी। अगर ये आपको याद हो तो मैं आप सभी को रेगुलर क्लास दे रहा हूँ 2 सितंबर से। 2 सितंबर को जो है थर्ड डेमो क्लास था और रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया था 2 सितंबर से। इसके बाद में मैंने आपको फोर्थ डेमो क्लास भी रख दिया और आज जो है फिफ्थ डेमो क्लास है, लेकिन यह जो है लास्ट डेमो क्लास है। फिफ्थ तो है लेकिन साथ में लास्ट भी है जी, है ना। तो इसका जो है ये जो है महत्व है, ठीक है, कि फिफ्थ एंड लास्ट डेमो क्लास। आज 14 सितंबर है तो आज जो है लास्ट जो है डेमो क्लास है और आज जो है हिंदी दिवस भी है जी। इसके विषय में मैं आप सभी को जो है एक शॉर्ट भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें जो है हिंदी दिवस कैसे मनाना है, कैसे करना है, उसमें बताया गया है ना। तो इसके ऊपर भी अमल करेंगे आप सभी। और हम जो है आयुर्वेद पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है अपना जो है और भी चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि यह जो है हमारा 1 वर्ष का बेसिक आयुर्वेद कोर्स है। अभी हमारे पास शाम को मैसेज आया सक्षम खन्ना जी का कि वैद्य जी ये बताइए कि हमें जो है ये जो 12 महीने के बाद क्या एडवांस कोर्स भी है क्या। तो आज हम इसी विषय पे कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे ये क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी पूछा उन्होंने, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आप सभी को हो सकता है कि आप सभी को भी ना पता हो, लेकिन मैं आप सभी को सिलेबस भेजा हूँ, है ना। चाहे एडमिशन लिया हो, चाहे ना लिया हो, चाहे कोई भी हो, हमने सबको जो है सिलेबस भेजा है। 16 पेज का है ना वो PDF, वही हमारा सिलेबस है। उसमें हमने ये बताया है कि पहले महीने में आपको क्या पढ़ाऊँगा, दूसरे महीने में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। मतलब क्या है कि हमने 12 महीने के लिए 12 ई बुक तैयार किए हैं, जो लगभग 1500 पेज का है, और ये लगभग 25 ग्रंथों के रेफरेंस से, ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ग्रंथ से लिया गया है। तो उनका प्रश्न था कि बेसिक और एडवांस कोर्स। तो देखिए इसके बारे में हम यही कहेंगे कि एक बार आप जो है 5 मिनट टाइम दे करके हमारा पहले सिलेबस पढ़ें, है ना, सिलेबस देखें, तभी जो है एडमिशन लें, या फिर डेमो क्लास है हमारा, डेमो क्लास लें। अगर जिन्होंने जो नहीं ले पाए हैं तो इनके लिए ये क्लास है डेमो, आज भी डेमो क्लास है, या फिर पहला डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं, है ना। तो डेमो क्लास रिकॉर्डेड, सारे क्लास रिकॉर्डेड होते हैं, तो मैं आपको भेज सकता हूँ। तो देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ जी कि हम जो आपको सिलेबस भेजे होंगे ना, यानी कि जिसने एडमिशन नहीं लिया है, बाकी जिसने ले लिया है तो उनको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन नहीं भी आया समझ में, तो देखिए मैं आप सभी को यही सिलेबस भेजा हूँ। 16 पेज का रहता है, हालांकि अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो तो क्या है कि पूरा क्या है कि टॉपिक का है ये, लेकिन उसमें मैं यही भेजता हूँ। इसमें रहता है अन्य सहायक ग्रंथ, कि हमारा जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है, इसमें ना केवल हमारा जो अष्टांग हृदय भागवत गीता जो ग्रंथ है, जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, इसमें ना केवल अष्टांग हृदय बल्कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, भेल संहिता, हारि संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, भैषज रत्नावली, योग रत्नाकर, मतलब ऐसे जो है टोटल 25 ग्रंथों का पूरा है ये इसमें, है ना। ग्रंथों के रेफरेंस से हमने ये बुक तैयार किया है, मतलब जो हम आपको बताते हैं। तो ये प्लस हम आपको ये बता देंगे कि पहले महीने में आपको हम ये पढ़ाएंगे, और अभी आप देखिए क्या पढ़ा रहा हूँ मैं जी। अभी जो है रेगुलर क्लास चल रहा है, 10 क्लास हो चुके हैं,
तो उसमें मैंने आपको क्या कवर किया है, तो मैंने आपको यही नहीं बताया, दो शरीर का आधार क्या है, दो धातु मल, ये मैंने आपको क्लियर किया। फिर मैंने आपको बताया गुण चिकित्सा क्या है, कैसे बने। फिर मैंने आपको बात दोष के 8 गुण बताए और उनकी चिकित्सा बताया। फिर मैंने आपको बात प्रकृति के 20 लक्षण ये पढ़ाया। और फिर मैंने आपको बात दोष के 80 रोग, कल हमने ये टॉपिक किया था कवर। तो लगभग जो है ये हमने टॉपिक पूरा कवर कर लिया है जी, है ना। बात दोष के 80 रोग। अगर आज जो डेमो क्लास नहीं रहता तो मैं आज आपको यही पढ़ाता, बात के 5 भेद, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु और इसके पंचभौतिक स्वरूप। और फिर क्या है कि कल किसी स्टूडेंट का प्रश्न था, है ना, शायद अभी जुड़े नहीं है, अजीत संभाजी का, और कि या फिर किसी और का होगा, ये कह रहे थे कि नाभि के नीचे वायु का स्थान है, वायु रहता है, और नाभि के ऊपर छाती के बीच में पित्त है और ऊपर कफ है। तो मैंने इनको कल क्लियर कर दिया था कि ऐसा नहीं है, नाभि के नीचे भी कफ है, जैसे आपका श्लेष्मा कफ, जैसे आपका जो साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम ग्रीस कहते हैं घुटनों में रहता है, ये कफ ही है। इसी प्रकार से वायु ऊपर भी है, जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ, है ना, देख पा रहा हूँ या सुन पा रहा हूँ, श्वास ले पा रहा हूँ, ये सब वायु नहीं है क्या। तो ये वायु के बिना मैंने पूरे शरीर में वात पित्त कफ है। वात पित्त कफ क्या है जी, तो वात पित्त कफ जो है पंच महाभूत है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो ये 5 जो महाभूत है ये तो पूरे शरीर में है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नाभि के नीचे में पृथ्वी है या फिर नाभि के नीचे में जो है जल क्या कहते हैं वायु है, ऊपर में वायु है ही नहीं। लेकिन उत्पत्ति का स्थान है, जैसे नाभि के नीचे वायु की उत्पत्ति का स्थान है। तो ये बातें वहाँ पे बताया गया है। जो आपने शायद अधूरा सुना होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था। तो हम आपको जो है, अगर कोई कल से रेगुलर क्लास करते हैं तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि प्राण वायु क्या है। कहेंगे प्राण वायु ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन है, लेकिन प्राण वायु कार्य कैसे करता है और प्राण वायु कहाँ रहता है। फिर प्राण वायु में जब कोई दिक्कत आती है तो हम प्राण काल में कैसे औषधियाँ देते हैं, है ना। जैसे कि अपने किसी को अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, वो कहते हैं कभी भी दवाइयाँ ले लो, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं कि प्राण काल में दवाइयाँ देंगे। अगर प्राण वायु बिगड़ा है ना तो हम प्राण काल में दवाइयाँ देते हैं। इसी प्रकार से अगर अपान वायु में दिखते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी, बहुत फेमस उदाहरण है कि मान लीजिए किसी को घुटना में दर्द है, ठीक है जी, किसी के घुटना में दर्द है, तो घुटना का एरिया जो है ना नाभि के नीचे का हो गया, तो नाभि के नीचे कहा गया अपान क्षेत्र है ये जी। नाभि के नीचे क्या है जी, अपान क्षेत्र, या कहेंगे अपान वायु प्रबल रूप से पाया जाता है, माने वायु और पृथ्वी महाभूत, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं वायु, अपान वायु मतलब क्या जी, वायु है, वायु के साथ में जो दूसरा महाभूत लगा है वो पृथ्वी महाभूत है। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि अपान वायु का वायु बढ़ गया जी, वायु, समझ रहे हैं, तो क्या घटेगा बताइए। अगर वायु बढ़ गया, देखिए आयुर्वेद में यही है, या फिर पूरे संसार में देखिए ऐसा ही कंसेप्ट है कि कुछ बढ़ेगा तो कुछ जरूर घटेगा। तो वायु बढ़ गया तो क्या घटेगा जी, चैट बॉक्स में आप सभी लोग रिप्लाई करिए, मैं देखता हूं किसका किसका उत्तर सही आता है जी, है ना। तो मैं चैट बॉक्स भी पढ़ूंगा, देखते हैं कौन कौन जो है उत्तर दे रहे हैं। अपान वायु का जो है पंचभौतिक स्वरूप है वायु और पृथ्वी। मुख्य रूप से वायु है, लेकिन साथ में जो है पृथ्वी है, वायु के साथ में पृथ्वी है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा, तो ऐसा है, ठीक है जी। तो अभी तक शायद किसी का उत्तर नहीं आया है ना। एक कहा गया है एयर बढ़ेगा जी, हाँ, वायु बढ़ेगा तो क्या घटेगा, हमारा ये प्रश्न है। वायु बढ़ गया तो क्या घटेगा, वायु कैसे घटेगा जी। हाँ, निखिल कौशिक जी का उत्तर है पृथ्वी। अब वायु बढ़ेगा तो आकाश क्यों घटेगा। चलिए ठीक है, पवन सिंगल जी कह रहे हैं हम यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जी, ठीक है जी, कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शनल है ये, 2 ही चीज़ है इसमें, तीसरी चीज़ नहीं है, आपको समझना। तो अपान वायु क्या है जी, आपको समझ में आया कि नाभि के नीचे का एरिया है और इसे हम अपान क्षेत्र कहते हैं। और जब अपान वायु का वायु बढ़ता है
तो पृथ्वी घट जाता है। और वायु का काम क्या है जी बताइए? वायु का काम क्या है जी? सुखाना। वायु का काम क्या है जी? सुखाना। जैसे हम क्या है कि कपड़े सुखाते हैं, है ना, तो वायु में सुखाते हैं। रूम में कोई कपड़े सुखाते हैं? नहीं सुखाते हैं जी। आप वहां पे कपड़ा डालते हैं जहां पे धूप हो और हवा हो। तो वायु और हवा क्या करते हैं? सुखाने काम करती है। इसी प्रकार से यदि अपान क्षेत्र का वायु महाभूत बढ़ जाएगा जी, तो क्या होगा बताइए? आपका पृथ्वी महाभूत सूख जाएगा, आपका जल महाभूत सूख जाएगा। आया समझ में जी? तो जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत सूख जाएगा, इसका मतलब आपका जो है हड्डियां कमजोर हो जाएगा, आपका घुटना कमजोर हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं घुटना में दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि अपान वायु का वायु महाभूत बढ़ गया। एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। कि एक कंडीशन तो आपको समझ में आया ना जी, कि अपान वायु का क्या हो गया? वायु बढ़ गया है, तो क्या हो गया कि आपका घुटना सूख गया। घुटने में जो ग्रीस है, साइनोवियल फ्लूइड है, वो सूख गया। इससे कटकट की आवाज आने लगी। तो कटकट के आवाज आने लगा, तो यहाँ पे बढ़ा क्या है? वायु बढ़ा है। तो आपको करना क्या है? तो आपको जो है पृथ्वी बढ़ाना है। कौन सा महाभूत बढ़ाना है? पृथ्वी बढ़ाना है। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से औषधि में, कौन कौन से आहार में पृथ्वी महाभूत है। बस कौन कौन से महाभूत है, मैंने कौन कौन से आहार में कौन कौन से पृथ्वी महाभूत है, मैंने कौन से आहार में पृथ्वी महाभूत है, बस हम क्या करते हैं? पृथ्वी महाभूत लेना शुरू कर देते हैं और जल महाभूत लेना अधिक शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो लेते हैं वो लेते हैं अपान काल में। कब लेते हैं जी? अपान काल में लेना है, ना कि व्यान काल में लेना है, ना कि समान काल में लेना है, ना कि उदान काल में लेना है, ना कि प्राण काल में लेना है। आपकी समस्या है अपान क्षेत्र में, तो आपको लेना कब है जी? अपान काल में लेना है। ये आपको क्लियर कर लेना है। तो अपान काल क्या है जी? ये फिर आ गया प्रश्न। तो यही सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस महीने के चैप्टर में। ये अपान काल में नहीं लेंगे दवाइयाँ तो कैसे काम करेगा? अपान क्षेत्र में समस्या है, अपान वायु का वायु बढ़ गया है और आप पृथ्वी महाभूत ले रहे हैं, लेकिन आप ले रहे हैं मान लीजिए समान काल में, व्यान काल में, उदान काल में, प्राण काल में, तो वो औषधियाँ जा ही नहीं रहा है अपान क्षेत्र में, कहीं और जा रहा है। आपको उदाहरण दे जी, बताइए। उदाहरण देता हूं मैं। आप सभी लोग दूध पीते होंगे जी, ठीक है, एक दूध है और घी भी आप लगभग सभी लोग खाते होंगे। दूध तो पीते ही होंगे सभी, है ना। तो आप ये बताइए कि आप सुबह खाली पेट दूध पीना पसंद करते हैं या पीते हैं, या फिर रात्रि को खाना खाने के बाद में पीते हैं जी? आप सभी लोग जो है चैट बॉक्स में मॉर्निंग और नाइट आपको जो है उत्तर देना है जी। टाइप करिए चैट बॉक्स में, दिन में या रात में। देखूंगा कौन कौन जो है दिन में पी रहे हैं, कौन रात में पी रहे हैं जी। ठीक है जी। तो मैंने ये प्रश्न किया है कि आप जो दूध पीते हैं दिन में पी रहे हैं कि रात में पी रहे हैं? ठीक है जी। तो देखिए ज़्यादातर जो है स्टूडेंट का उत्तर है जी रात में पी रहे हैं, रात में पी रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिन में पीने से मना कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो अगर कि कोई वैद्य है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, या फिर कोई हेल्थ कोच है जो आपको कहे कि आपको दिन में दूध नहीं पीना है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आंखें बस खोल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि जो है दिन में नहीं पी सकते हैं या रात में ही पीना है। कुछ तो वजह है रात में पीने का और कुछ वजह है दिन में पीने का। यदि क्या है, दूध क्या है ये वैसे देखा जाए तो जल महाभूत प्रधान और पृथ्वी महाभूत प्रधान क्या है, ये चीज हैं। आए समझ में? जल महाभूत प्रधान दूध है और उसमें फैट होता है, लिपिड्स होता है, आपको पता है, ये प्रोटीन होता है, इसमें मतलब सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। तो तीन प्रमुख चीज़ें हैं और जो यही अपने तीन चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो देखिए रात को क्या है ना कि हम खाते हैं तो इसके बाद रात को जब सोते हैं तो हम कुछ खाते नहीं हैं, शाम को खाने एक बार खा करके इसके बाद सो जाते हैं। तो हमें क्या है, ये अपनी बॉडी के रिपेयर के लिए ना हमें केसिन प्रोटीन चाहिए, जो क्या है कि अपना दूध में आसानी से मिल जाता है। तो ठीक है रात को दूध पीना चाहिए, लेकिन दूध का गुण क्या है जी? सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, आप कुछ भी खा रहे हैं जी, आप कुछ भी पी रहे हैं, चाहे वो आपकी औषधि हो, चाहे आपकी वो भोजन हो, आपको क्या करना है, 5 चीज़ आपको समझना है
कि जो हम औषधि ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसका सबसे पहले इसका रस क्या है। क्या जी, सबसे पहले क्या देखेंगे, उस चीज़ का, खाने पीने चीज़ का क्या देखेंगे, सबसे पहले रस देखेंगे। फिर उसका हम देखते हैं गुण, कि गुण क्या है, तो गुण देख लिए। फिर इसका देखते हैं वीर्य, फिर देखते हैं विपाक, और लास्ट में देखते हैं प्रभाव। तो क्या हो गया, 5 चीजें हो गया जी, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। कितने चीज जी, 5 चीजें हो गया जो मैं आपको बताने वाला हूं सब। ठीक है, क्लियर आगे से कि ये जो है आपको रस ऋतुचर्या अध्याय में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे तो नहीं होगा पहले महीने में, ये तीसरे चौथे महीने के सिलेबस में, चौथे महीने के सिलेबस में। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये जो दूध है ना, तो कब लेने से क्या लाभ होगा। केवल दूध नहीं, बल्कि दूध के जैसा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। जैसे क्या है कि चाहे आपका कोई ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे आपका जो है कोई औषधि हो, मेडिसिन हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको कब लेना है, सबसे पहले तो क्या है, इसके 5 चीजें को पता कर लेना है। क्या क्या पता करना है जी, तो आपको जो है यही 5 चीजें पता करना है कि इसका रस क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है। ये 5 चीजें आपने पता कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद आपने पता कर लेने के बाद में इसका रस देख लिया, तो दूध क्या है जी, कौन सा महाभूत है, तो दूध आपको मैंने बता दिया कि दूध जो है जल महाभूत प्रधान है और पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ये अग्नि महाभूत नहीं है, ये वायु महाभूत नहीं है, और ये आकाश महाभूत नहीं है। मतलब दूध क्या है जी, जल और पृथ्वी महाभूत है, और इसको लेने से आपके शरीर में जल तत्व बढ़ेगा और पृथ्वी तत्व बढ़ेगा जी। ठीक है जी, 2 ही तत्व बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सामान्य विशेष के ऊपर कार्य करता है कि जो महाभूत प्रधान औषधियां लेंगे वही महाभूत आपके औषधियां, वही महाभूत आपके शरीर में बढ़ने लगेगा। तो क्या होते हैं कि कुछ लोग रात को लेते हैं दूध, तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन वैसे लोग सुबह खाली पेट दूध ले सकते हैं। लिखा गया है शास्त्रों में, जिनका अपान क्षेत्र में, हाँ जी फिर से मैं बता रहा हूं, जिनका अपान क्षेत्र में या फिर जिनका अपान वायु का वायु महाभूत बढ़ गया है और बढ़ाना चाहते हैं जल महाभूत, यानी कि घुटना के चिकनाई जिनका समाप्त हो गया है, इनको जो दूध लेने का जो सबसे उचित और सटीक समय है वो खाली पेट है, ना कि रात को है। क्योंकि रात को समय क्या होता है पता, इसको हम कहते हैं उदान काल कहते हैं। रात्रि का समय क्या कहलाता है, उदान काल में। और ये उदान काल होता है, ये गले के ऊपर कार्य करता है। जब रात को जब दूध पीते हैं ना, तो ये आपका जो है नीचे का काम नहीं रहता है, वो ऊपर काम करता है। आपकी मेधा शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, आपका बुद्धि शक्ति, आपके दिमाग के ऊपर काम करता है, मेंटल लेवल पे काम करता है। समझ रहे हैं, दूध वही दूध है, लेकिन उसी दूध को अगर आपने सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दिया, अपने पेशेंट को देना शुरू कर दिया, तो वो कहाँ काम करेगा जी, घुटना में काम करेगा। तो जो कोई व्यक्ति गर्म दूध में गर्म घी मिला करके ले रहे हैं, तो उनका कहाँ, वो घी कहाँ जा रहा है जी, दिमाग में जा रहा है, आप ऐसा समझो। ठीक है, पी रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, उनके दिमाग में पड़ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि घुटना के दर्द में ये घी और दूध जाए, ठीक है, क्योंकि घुटना की चिकनाई खत्म हो गया ना, तो सबसे बढ़िया क्या है, दूध और घी। लेकिन दूध और घी रात को खा रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा, यही आपको सीखना है जी, कि कौन सी वस्तु कब लेना है। बताइए, ये कंसेप्ट कोई बताएगा आपको, कहीं है आयुर्वेद के ग्रंथों में, कहीं हाँ यस है ये ग्रंथों में, लेकिन ये कोड वर्ड में लिखा है। इसको मैंने आप सभी के लिए जो है सिंपल किया है जी, अष्टांग हृदय भागवत गीता के माध्यम से। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ये सबके लिए जरूरी है। ये जो सिलेबस है ना, आम आदमी से लेकर के एक प्रोफेशनल वैद्य तक के लिए ये जरूरी है। इसलिए क्या है कि हम यही कहेंगे। और आज देखिए ना, हमने आप सभी को जो आयुर्वेदिक क्यूज के माध्यम से आप सभी को मैं जोड़ रहा हूँ क्लास, और आप सभी लोग इतना अच्छा अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं जी, जो क्लास ले रहे हैं। मैं आप सभी को सीधा स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, देखिए, है ना। देखिए हमारा व्हाट्सअप है, और यहाँ पे देखेंगे डेमो ग्रुप में चल के देखते हैं जी। डेमो ग्रुप में हमने जब कहा कि आप ये बताइए कि डेमो ग्रुप में, एक मिनट, डेमो ग्रुप में हमने पूछा कि आप ये बताइए जी कि दिन में सोने से क्या बढ़ता है, ये किस चीज की वृद्धि होती है। डेमो ग्रुप में हमने पूछा, देखिए, है ना।
तो डेमो ग्रुप में हमने पूछा कि दिन में सोने से किस चीज़ की वृद्धि होती है, तो आधे से अधिक लोगों ने कमेंट किया है जी बात बढ़ता है। जी बताइए क्या उत्तर है। और ये उत्तर देने वाले बीएमएस स्टूडेंट भी हैं, तो मुझे दुख होता है जी। लेकिन जो हमारा क्लास रेगुलर ले रहे हैं या फिर समझ रहे हैं आयुर्वेद को, तो उन्होंने भी कुछ उत्तर दिया है। लगभग देखिए 20 स्टूडेंट ने उत्तर दिया है जी कफ बढ़ता है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है। राइट आंसर क्या है जी, कफ है। हम यही कहते हैं कि यदि आप हमारा क्लास नहीं लेना चाहते हैं ना, तो कम से कम हमारा डेमो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे ना प्रश्न आते रहते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए किसी ने तो कर दिया पित्त, है ना, और 3 लोगों ने पित्त भी आंसर कर दिया है। और जानते हैं जब हमने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था तो शुरू में लगभग 2 घंटे तक जो है सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था बात वाले में, कि दिन में सोने से बात बढ़ता है, बात बढ़ता है। बताइए जो दिन में सो करके अपना बात बढ़ा रहे हैं, अपने शरीर को नहीं जान रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, अपने शरीर को जानो, भोजन को पहचानो, यही तो चिकित्सा है। लेकिन क्या है, दिन में सोने से बात बढ़ रहा है जी उन लोगों का। तो इन लोग को क्या है कि कोई समस्या होगा तो क्या कहेंगे जी बताइए। इन लोग के जयदेव सौरभ जी आपका भी देखिए उत्तर गलत है ना। ये जितने भी हैं ये सब के सब जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। और जानते हैं इसमें से अपने आप को डॉक्टर भी कहने वाले लोग हैं, है ना। बीएमएस स्टूडेंट है, देख सकते हैं बीएमएस स्टूडेंट लिखा हुआ है, नंबर सेव है हमारे पास। ये लोग वोट कर रहे हैं जी। ये लोग जो है कुछ एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। ये हमारे देश की दुर्दशा है कि बीएमएस स्टूडेंट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि डिग्री लेना सिंपल बात है, ज्ञान लेना विशेष बात है जी। डिग्री लेने से आपको कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। आज जो है भारत के 90% से अधिक बीएमएस डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयां लिख रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि गलत कर रहे हो, गलत तो क्या है कि आपके माता पिता कर रहे हैं, है ना। आप खुद मतलब क्या, मैं क्या कहूँगा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो यही बात है कि लोग जो है आज हेल्थ कोच बने हुए हैं, लोग जो है आयुर्वेदा जो है कंसल्टेंट है, लेकिन क्या है ये सिंपल से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जी। जबकि शास्त्रों में अष्टांग हृदय में चिल्ला चिल्ला के भागवत कर रहे हैं दिन में सोने से जो है कफ बढ़ता है, रात में जागने से बात बढ़ता है जी। बताइए अब मैं किस प्रकार से आप सभी को अब समझाऊँ बताइए। लेकिन मैं आपको खुशी की बात मैं बताना चाहता हूं, जो अच्छी बात यह है जी कि यदि आप हमारा क्लास लेते हैं, आप देख सकते हैं ये अष्टांग हृदय आयुर्वेद क्लास बैच 11 है। इसमें आप जाकर के देखिएगा, अगर किसी ने भी उत्तर दिन में सोने से बात लगाया हो तो बताइए जी। देखिए हमने यही प्रश्न किया था और लगभग आज 48 है ना वोट पड़े हैं जी, बहुत अच्छा है ना। लेकिन अभी भी 50 लोग ही इसमें वोट किए हैं। अच्छा एक उत्तर गलत आ गया है जी, वो शाम को किसी ने उत्तर मार दिया, लगा दिया है। दिन में सोने से निम्नलिखित किस चीज़ की वृद्धि होती है, तो सबका उत्तर देखिए जी कफ है ना। दूसरा प्रश्न का उत्तर हमने ये दिया था, प्रश्न था कि रात में जागने से किस चीज़ की वृद्धि होती है, तो बात के 100% सही उत्तर दिया है जी हमारे बैच के स्टूडेंट ने। बताइए आप सभी लोग जो भी क्लास ले रहे हैं या फिर है ना जो क्लास में जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये एक जो उत्तर जो गलत दिए हैं ना संजय जी, तो मैं आप सभी को जो गलत उत्तर देते हैं उनको मैं बाद में रिप्लाई भी करता हूँ कि आप उत्तर क्यों गलत दे रहे हैं, आपका क्या आधार है, आपको किसने बताया। मैं आप सभी को ऐसे सिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब सुविधा है हमारा। आप सभी लोग जो है अब बीएमएस स्टूडेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है जी। फिर वही बीएमएस जब हो जाएगा कंप्लीट, फिर कहेंगे कि हमें तो आयुर्वेद पढ़ाया नहीं, हम तो अंग्रेजी दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो ये आपकी गलती है ना। आपको जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो आप आयुर्वेदा क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अष्टांग हृदय क्लास। तो दिन में सोने से देखिए कफ किस चीज़ की वृद्धि होती है, तो बात की कफ की वृद्धि होती है। और ये जो बात वाला उत्तर है ना, इन्होंने क्लास नहीं लिया होगा कल शाम को लाइव क्लास, या फिर इन्होंने क्या है रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं सुना होगा। तो हम इसके ऊपर क्या कहेंगे विशेष, हम तो बस यही कहेंगे कि जो भी क्लास लेना चाहते हैं तो कल भर आप सभी को जो है टाइम है। आप सभी लोग जो है अपना गुरु दक्षिणा भेज करके हमारा जो फॉर्म है वो भरिए। आप सभी का एडमिशन हो सकता है। कल आपका जो है लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है जी। तो आप बताइए, मैं आप सभी को जो है बाद के 5 भेद कल से मैं पढ़ाने वाला हूँ रेगुलर क्लास, ठीक है जी। और आपको जो है क्या है कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर क्या है कि ये आपने पढ़ लिया बाद के 5 भेद और इसके काल आपने पढ़ लिया कि कौन से काल में क्या वृद्धि होती है, तो आप जानते हैं क्या वृद्धि मतलब क्या है कि कौन से काल में कौन सी दवाइयाँ देंगे। मतलब सिंपल है, यदि प्राण काल की बीमारियां हैं, प्राण क्षेत्र में बीमारियां हैं तो प्राण काल में देते हैं। तो हमारा कुछ जो है शास्त्रों में ऐसा ही जो है उत्तर दिया गया है, मैंने ऐसा समझाया गया है, ठीक है। अब देखिए किसी
का जो चैट बॉक्स में उत्तर है, नोट शुड बी टेकन एनी एनिमल प्रोटीन या एनी एनिमल मिल्क अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन। कौन सा डाइटिशियन जी? वो डाइटिशियन जिनका सिलेबस जो अमेरिका में बना हुआ है, भारत में रहते हैं और भारत में रह करके अमेरिका के डाइटिशियन फॉलो करते हैं। मिल्क ऑफ एनी सीड्स इज बेटर फॉर ह्यूमन। मिल्क ऑफ एनी सीड्स मैंने किसी भी, क्या बात करते हैं जी, मतलब दूध जहर आप समझते हो, तो क्या है कि दूध को जहर मानते हैं, मतलब चलिए ठीक है। देखिए मैं ऐसा कहूँगा कि आप ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ जहर नहीं है, और जो जहर है उसको मैं अमृत बना सकता हूँ जी। लेकिन आप अमृत चीज़ को भी गलत तरीके से, गलत समय पे, गलत ऋतु में आप प्रयोग करेंगे तो जहर ही है जी, बिल्कुल जहर है। इसलिए पारा आपने सुना है ना, मरकरी, लेकिन आयुर्वेद में आपको पता है पारे को भी शोधन और मारन करके इसका भस्म बना करके प्रयोग कर रहे हैं हम, पता है ना। आर्सेनिक पता है ना प्रयोग होता है, होम्योपैथी में भी प्रयोग होता है। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे बताइए? समझिए, थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए। कोई भी चीज़ जहर नहीं है, और अमृत जहर बन जाता है जब आप उसे गलत तरीके से खाते हैं जी। तो दूध के विषय में ऐसे है, दूध के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। दूध के विषय में जो कहता है डाइटिशियन, आप ये बता दो कि दूध में सबसे ज़्यादा कौन से तत्व है, बस इतना बता दो, है ना। या कौन से महाभूत, इनको यही नहीं पता, कुछ नहीं पता। दूध का गुण क्या है, हमने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दूध है ना, या फिर हमारे पास ये जो है, मान लीजिए कि आप जो कह रहे हैं ना मिल्क ऑफ एनी सीड, मान लीजिए सोयाबीन का दूध है या नारियल का दूध है, तो आप हमें ये बता दो कि दूध जो है, दूध का पहला चीज रस क्या है भाई? 6 रस तो होगा ना, या तो मधुर होगा, या तो अम्ल, या तो लवण, तिक्त, कटु, कसा, कुछ तो होगा। तो ये रस क्या है, पहली बात। दूसरी बात समझना है कि उसका गुण क्या है, गुरु है, स्निग्ध है, क्या है, तो गुण क्या है। फिर तीसरी चीज जो है समझना है कि वीर्य क्या है, गर्म है कि ठंडा है। फिर विपाक क्या है, मैंने पचने के बाद में इसकी कैसी तासीर होती है। और फिर प्रभाव क्या है, किसी ने एलोपैथी डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने बताया है ना। तो ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ये सब कुछ नहीं है। मैं आपको 5 चीजें मैंने आपको बता दिया कि आपको यही आपको पकड़ के चलना है कि कोई भी खाने और पीने की वस्तु को 5 चीज सोचना, विचार जरूर करना है 5 लेवल पे। पहला रस, फिर गुण, फिर वीर्य, विपाक, प्रभाव, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और डाइटिशियन के ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें अपना डाइटिशियन खुद बनना है, अपना चिकित्सक खुद बनना है ना। हमें अपने भारत के फिलोसफर को ना फॉलो करना है। ये अंग्रेजी फिलोसफर हमें पसंद नहीं है ना, क्योंकि इनकी कोई बातें सच नहीं है। आपको बीमार बनाने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए ना, बीमार बनते जा रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है, स्वास्थ्य की ओर जा रहा है या बीमार की ओर। तो ह्यूमन मिल्क इज बेस्ट फॉर ह्यूमन ओनली। तो देखिए क्या है कि ऐसा है कि गाय का दूध है, चाहे भैंस का दूध है, चाहे बकरी का दूध है, ये सब आदमी के लिए है और उसके बच्चे के लिए भी है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि यदि बात का रुक्ष गुण बढ़ गया जी, ठीक है, और अपान वायु का वायु महाभूत बढ़ गया, यदि आप, तो क्या आप केमिकल खाना पसंद करेंगे या फिर आप गाय का दूध पीना पसंद करेंगे जी, बताइए। तो मैं यही करता हूँ जी कि अगर किसी का घुटना में दर्द है और इसको डॉक्टर ने बता दिया है, MRI करवा लिया है और कह दिया है कि इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, साइनोवियल फ्लूइड सूख गया, यानी कि उसका घुटना क्या हो गया जी, सूख गया, तो क्या है कि हम यही करते हैं कि जो चिकनाई खत्म हो गया है, अपान वायु का वायु महाभूत बढ़ गया, तो हम वहाँ पे जल महाभूत बढ़ाते हैं। और जल महाभूत में क्या होती है जी, चिकनाई होती है। सबसे ज़्यादा चिकनाई किस महाभूत में है बताइए? तो सबसे ज़्यादा चिकनाई जो है जल महाभूत में है। समझ में आ रहा है? जल यानी कि किसी में चिकनाई है, जैसे वो घी है, मक्खन है, बटर है ना, तो वो सब में क्या है कि जल महाभूत है। तो हम क्या करते हैं जी, हम देख लेते हैं जल महाभूत प्रधान क्या है। तो अब बताइए, ये जो डाइटिशियन जो रिकमेंड करते हैं आपको विभिन्न प्रकार के टैबलेट, उसमें चिकनाई है या फिर हमारा जो है वेद में जो बताया गया है दूध और घी, उसमें चिकनाई, सबसे ज़्यादा चिकनाई है किसमें? आप हमें ये बस बता दो, है ना। तो सबसे, आपको भी पता है जी, सबसे ज़्यादा चिकनाई जो है दूध और घी में होगा। यदि क्या है कि किसी को घुटने में दर्द है और कोई वैद्य चिकित्सक रिकमेंड करता है कि दूध पी लो जी, आपका ये ठीक हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम उस डाइटिशियन को, उस डॉक्टर को है जो अंग्रेजी दवाइयाँ लिखते हैं ना, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को है, फार्मा माफिया को है, जिनकी दवाइयाँ नहीं बिकने वाली है, उसको दिक्कत है जी। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ रहा है जी?
तो क्या है कि जो व्यक्ति क्या है कि एलोपैथी दवाइयों को प्रमोट करें वही कह सकते हैं केवल। आपको क्या करेंगे, ज़्यादा कैल्शियम की गोली, घुटना में दर्द है तो क्या देंगे आपको, कैल्शियम की गोली देंगे, और क्या देंगे आपको। आप एक दवाई बता दीजिए जी, मैं आपसे को चैलेंज कर रहा हूँ, आप निकाल के लाइए सारे चीज़ है ना डाटाबेस को, आप एक दवाई बताइए एलोपैथी में जो क्या है बात के रुक्ष गुण को खत्म करता है जी। आपको पता है, पहले उनको यही नहीं पता गुण क्या है ना, नहीं पता है जी। बात के रुक्ष गुण को ठीक करने के लिए कोई दवाई बताइए जी, अंग्रेजी दवाई बताइए कि हाँ ये टैबलेट है जो बात के रुक्ष गुण को खत्म करेगा। एक भी दवाइयां अभी तक नहीं बनाई है एलोपैथी ने या दूसरे किसी पैथी ने नहीं बनाया। होम्योपैथी में कौन सी है, इसने भी बात के रुक्ष गुण को ठीक करने के लिए दवाइयां नहीं बनाया है जी। लेकिन आयुर्वेद देखिए कितना दवाइयां बना दिया है जी, आप सभी को पता भी नहीं होगा। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बात के रुक्ष गुण को ठीक करने के लिए दवाइयां बना रखे हैं जी। और ये सभी जानते हैं कि बेस क्या है इनका, इनका बेस है घी, तेल, बसा, मज्जा, ये 4 चीजें हैं इसका बेस। तिल का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, एरंड का तेल हो सकता है। ऐसे इन तेलों में बहुत सारे जड़ी बूटियां डाल डाल के जो है विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड तेल बना दिया है और विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड घी बना दिया है जी। बताइए, बात के रुक्ष गुण को ठीक करने के लिए ओनली जो है आयुर्वेद में चिकित्सा है जी, होम्योपैथी में भी नहीं है। कैसे ठीक करेंगे, वो तो और एल्कोहल वाला चीज़ें देते हैं होम्योपैथी, वो एल्कोहल नहीं होता है लेकिन ये उष्ण और तीक्ष्ण होता है जो बात के रुक्ष गुण को ख़त्म करते हैं जी। कभी नहीं ठीक हो सकते हैं बात के रुक्ष गुण। आपको लगता है कि ठीक कर सकते हैं तो लीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए, है ही नहीं। आप करेंगे कैसे, एक्सप्लेन कर दीजिए बस कि हाँ ये बात के रुक्ष गुण ऐसे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। बात के रुक्ष गुण जो मैंने आप सभी को बताया है ये तभी ठीक होगा जब आपके शरीर में संदिग्ध गुण जाएगा जी। इसके अलावा कोई उपाय भी है बताइए, इसके अलावा कोई उपाय भी है क्या। बात के रुक्ष गुण है ये, तो ये बात के रुक्ष गुण को कौन ठीक करेगा। ये जो बात है, ये जो रुक्ष गुण देख रहे हैं, ये बात के रुक्ष गुण को ठीक करेगा संदिग्ध गुण। और आप देख लीजिए कौन कौन सी बाजार में कौन ऐसी दवाइयाँ जो संदिग्ध गुण वाला है जी। बताइए, अगर घुटना की चिकनाई खत्म हो गया है तो आप कैसे करेंगे बताइए पूरा। तो इसमें एक ही उपाय है, बात का रुक्ष गुण को ठीक करेगा जी कफ का संदिग्ध गुण। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा मेडिकेटेड घी और मेडिकेटेड तेल, जो केवल पॉसिबल है आयुर्वेद में और किसी पैथी में नहीं। तो घुटना को जड़ से ठीक करना है, घुटना दर्द को अगर घुटना में ग्रीस जड़ से मतलब क्या है तरीके से भरना है ना, सनेबियल फ्लूइड को करना है, तो आपको इतना ही करना है कि अपान काल में आपको अपान वायु का वायु जो बढ़ गया है उसे हम ठीक करेंगे जी। तो आपका जो है घुटना दर्द परमानेंटली ठीक हो सकता है। लेकिन ये 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन ये 2 महीने में नहीं होगा, हो सकता है कि आपके 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, लेकिन ठीक करेगा आयुर्वेद जी। इसलिए कहते हैं ना कि आयुर्वेद जड़ से काम करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं कि क्या है कि टैबलेट दे दिया अंग्रेज। आजकल तो आयुर्वेदिक टैबलेट भी आ गया ना, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो पर इससे कुछ नहीं होने वाला जी, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। आपको अगर मैं देखिए आप सभी को बेसिक आयुर्वेद इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ये जो है बेसिक आयुर्वेद का जो ये पार्ट है ना, ये कंसेप्ट है, क्लियर करिए पहले। ये सारी कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा ना, तो आप समझिए कि उसी दिन वैद्य हो गए, है ना। तो ये बात है, मैं आप सभी को जो है अपान वायु के बारे में थोड़ा सा मैंने है ना एक्सप्लेन कर दे चुकी। अभी जो है कल से हम लोग यही पढ़ना भी है, हम लोग को तो यही कल से पढ़ना है ना। ये प्राण वायु पढ़ेंगे, उदान वायु पढ़ेंगे, बयान समान अपान, सब के बारे में बताने वाला हूँ जी। और सब वायु के रोगों के बारे में बताने वाला हूँ, सब की चिकित्सा बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं बताऊँगा बात दोष की संपूर्ण चिकित्सा कैसे करना है जी, ये मैं बताऊँगा। एक प्रश्न आया, गुरुजी बोन मैरो क्यों सूख जाता है, क्या थोड़ा समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे। सूखना किसका गुण है जी, कौन सुखा सकता है, पहले ये प्रश्न है जी। प्रश्न करिए अपने से, अपने रोगी से, तब समझ में आएगा कौन सुखाता है, कौन से महाभूत, बस यही समझना है। कौन से महाभूत बढ़ गया है, कौन से महाभूत घट गया। तो कोई भी धातु सूख गया। अब बोन और बोन मैरो क्या है जी, बताइएंगे। बोन और मैरो क्या है जी, टिश्यू है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, धातु कहते हैं। धातु मतलब क्या जी, जो शरीर का धारण और पोषण करे। बताइए अगर बोन मैरो नहीं रहेगा तो क्या शरीर का धारण और पोषण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बोन मैरो सूखना
या फिर कहिए रक्त का सूखना, रक्त कम हो जाना, मांस का सूखना, अस्थि का सूखना, या शुक्र का ही सूख जाना, ये सब क्या है जी, बात के रुक्ष गुण बढ़ने का कारण है। यानी कि सिंपल समझिए कि यदि क्या है कि अग्नि महाभूत बढ़ेगा तो वायु भी बढ़ता है, सिंपल समझिए। तो ये कौन सा महाभूत बढ़ गया, क्यों सूख गया, तो सूख गया इसलिए क्योंकि कौन सा महाभूत बढ़ गया जी, अग्नि महाभूत बढ़ गया, वायु महाभूत बढ़ गया, तो धातु सूख गया। हमें करना क्या है, हमें जल महाभूत बढ़ाना है, हमें पृथ्वी महाभूत बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है जी, आपको जठर अग्नि को थोड़ा सा कम करना है, धातुवा अग्नि जो तेज हो गए उसको कम करना है, और भूता अग्नि जो तेज हो गए उसको कम करना है। ये सब के लिए जो है मैं आपको बताने वाला हूँ चिकित्सा, बात दोस्त संपूर्ण चिकित्सा में। आपको सिंपल मेडिसिन गाइड करना चाहूँ तो फिर वो भी है ना, बता देंगे आपको, पर्सनली बताऊंगा, यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना समझिए, ऐसी औषधि लीजिएगा जो जल महाभूत प्रधान है जी, और जो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं हमारे पास, तो हम ऐसा ही करते हैं, पहले यही देखते हैं कौन सा महाभूत बढ़ गया। अच्छा, वायु महाभूत बढ़ गया, अग्नि महाभूत बढ़ गया, हम जल महाभूत बढ़ाएंगे। अगर जल महाभूत बढ़ गया तो हम अग्नि महाभूत बढ़ाएंगे, और अग्नि महाभूत बढ़ गया तो हम जल महाभूत बढ़ाएंगे। दो महाभूत विशेष रूप से, अग्नि बढ़ेगा तो वायु बढ़ेगा, और वायु बढ़ेगा तो समझिएगा आकाश बढ़ेगा। तो अग्नि बढ़ा, जल बढ़ा, अग्नि बढ़ेगा तो वायु निश्चित रूप से बढ़ेगा, और जल बढ़ेगा तो पृथ्वी निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है जी, दोस्ती है, महाभूत ना आपस में दोस्त बना लिए। जैसे अग्नि जो है ना वायु के साथ में घनिष्ठ संबंध बना लिए है, कि अग्नि जैसे बढ़ता है ना तो तुरंत जो है क्या होता है जी, वायु बढ़ जाता है, और जल बढ़ता है ना तो तुरंत पृथ्वी बढ़ जाता है, समझिएगा। तो क्या है जी, दोस्ती किसके साथ में है, तो जल का दोस्ती पृथ्वी के साथ, और अग्नि का दोस्ती वायु के साथ में है जी, ये बात समझिएगा। ठीक है जी, आया समझ में, पहले यही समझना महाभूत। तो हम जो चिकित्सा क्या करते हैं जी, गुण चिकित्सा करते हैं, हम गुणों को बैलेंस करते हैं, महाभूतों का हमेशा विचार करते हैं, रोग का तो विचार ही नहीं करते हैं। जैसे अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी ने लिखा है, गुरु जी एक माता जी को पथरी हो गया तो कैसे ठीक हो। देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप रोग के ऊपर विचार मत करो, लेकिन आप सभी लोग ले दे करके एक ही बात हमेशा पकड़ लिए हो, रोग 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 रोग। मैं यही बोलता हूँ कि रोग कुछ नहीं है, रोग और कुछ नहीं है, बल्कि दोष धातु मल अग्नि का विषम अवस्था ही रोग है। यदि अपने दोष धातु मल अग्नि को सम कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो रोग कुछ भी नहीं है। और इसके लिए मैं आप सभी को कहता हूँ, सबसे पहले अपना प्रकृति परीक्षण करिए, अपने रोगी का प्रकृति परीक्षण करिए। इसके लिए सिंपल है जी, है ना, आप सभी लोग हमारा क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, है ना, उसमें अपना जो है, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, डायरेक्ट ही करिए, कम्युनिटी ग्रुप में तो नहीं पूछ पाएंगे आप लोग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आप सभी को जो है निःशुल्क प्रकृति परीक्षण कर रहा हूँ, है ना, आप सभी इसका फायदा उठाइए। पहले प्रकृति जाने और फिर विकृति जाने, फिर चिकित्सा करें। रोग और कुछ नहीं है बल्कि दोष धातु मल अग्नि की विषम अवस्था है, और इसी को आपने ठीक कर दिया, चाहे किसी भी लेवल का बीमारी हो वो ठीक होगा। तो क्या करना है, ये दोषों को बैलेंस करना है, अग्नियों को बैलेंस करना है, धातुओं को बैलेंस करना है, ना कि ये रोगों के बारे में विचार करना है। रोग और रोगी में महत्वपूर्ण कौन, रोग और रोगी में महत्वपूर्ण कौन, तो रोग और रोगी में महत्वपूर्ण है जी रोगी। लेकिन आप सभी लोगों ने क्या किया है जी, और डाइटिशियन ने क्या किया है, या फिर आप ये कहेंगे कि जो उल्लूपैथी है उन्होंने क्या किया जी, तो रोग को महत्वपूर्ण बना दिया, रोगी को छोड़ दिया जी। बताइए कैसे काम चलेगा, बताइए। रोग को पकड़ लिया है और रोगी को छोड़ दिया, रोगी से कोई मतलब नहीं है हमें तो बस रोग से मतलब है जी। तो बताइए क्या होगा, भविष्य क्या होगा उस रोगी का, रोगी को ही आपने छोड़ दिया तो रोगी का तो बुरा हाल ही होगा ना। हाँ जी, रोगी का तो बुरा हाल ही होगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोगी को कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, रोग को छोड़ देना है जी। ठीक है, रोग को हमें उतना फोकस नहीं करना है, रोगी के ऊपर फोकस करना है।
और रोगी के परीक्षण करना है, सबसे पहला प्रकृति परीक्षण करना है, और इसके लिए केवल आपको व्हाट्सअप करना है हमें, अगर आपको नहीं पता है। और आप अष्टांग हृदय क्लास लेते रहिए, वो तो है ही, लेकिन जो नहीं ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप हमारा सिंपल जो है क्या करिए कि हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपका जो है प्रकृति परीक्षण कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि वायु महाभूत बढ़ गया है, या फिर जल महाभूत बढ़ गया है, या अग्नि महाभूत बढ़ गया। जो महाभूत बढ़ गया इसके ठीक विपरीत महाभूत बढ़ाना है, जो गुण बढ़ गया इसके ठीक विपरीत गुण बढ़ाना है। तो आप देखिए क्या करना है जी, बस इतना ही करना है, प्रकृति परीक्षण करना है जी, ठीक है जी। और इसके बाद एक सिंपल सा काम करना है ना, कि ये जो अभी आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ, तो ये जो 20 गुण है ना, इस 20 गुणों का विचार कर लेना है जी, ठीक है। ये जो 20 गुण है ना, देख लेना है, दोनों तरफ देख लेना है कि कौन सा गुण बढ़ा है। इधर गुरु गुण बढ़ा है या लघु गुण बढ़ा है, मंद गुण बढ़ा है या तेज गुण बढ़ा है, उष्ण गुण बढ़ा है या शीत गुण बढ़ा है, रुक्ष गुण बढ़ा है या सनिग्ध गुण बढ़ा है। यदि रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है तो हमें हर हाल में सनिग्ध गुण बढ़ाना है, और यदि सनिग्ध गुण बढ़ा है तो हमें रुक्ष गुण बढ़ाना है। और यदि गुरु गुण बढ़ा है तो लघु गुण बढ़ाना है, और लघु गुण बढ़ा है तो हमें गुरु गुण बढ़ाना है। बस इतना ही चिकित्सा करना है हर एक लेवल पे, धातु लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ठीक है जी। जठर अग्नि के लेवल पे, भूताग्नि के लेवल पे, और धात्वाग्नि के लेवल पे यही करना है कि अगर गुरुता बढ़ी है तो लघुता बढ़ाना है, लघुता बढ़ी तो गुरुता बढ़ाना है। आज पूछ रहे थे, बलदेव सिंह जी पूछ रहे थे कि भाई जी थायराइड का इलाज बता दीजिए ना, कोई नुस्खा बता दीजिए ना। तो देखिए नुस्खा तो होता नहीं है, तो मैंने आपको यही बताया था, इनको मैंने यही बताया कि देखिए कोई रोगी है तो सबसे पहले हम जो है रोग के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम पहले रोगी के ऊपर बात करेंगे। रोगी की प्रकृति परीक्षण करेंगे, विकृति देखेंगे, है ना। और उसका जो है क्या है कि पूरा जो है हम परीक्षण करेंगे, केस टेकिंग करेंगे, रोग और रोगी का परीक्षण करेंगे। पहले रोगी का परीक्षण करेंगे, फिर हम रोग के ऊपर आएंगे, ठीक है। उसमें भी रोगी का परीक्षण करके इसके बाद हम ये देखेंगे कौन सा गुण बढ़ा है और उसका एक कारण क्या है। हर एक रोग का क्या है जी, एक कारण है। हर एक रोग का क्या है जी, एक विशेष कारण है, एक विशेष निदान है, एक विशेष कारण है, एक विशेष हेतु है जिसके कारण वो रोग हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि रोगी को देख करके एक कारण लाना है, ढूंढ करके कि इस कारण से इसको हुआ है। तो वो कारण को ढूंढ लेना है और कारण को ढूंढ करके निदान परिवर्जन कर देना है। जो कारण है उसको हमेशा के लिए छोड़ देना है। मान लीजिए कि आपको चाय पीने से शुगर बढ़ता है तो आपको चाय को छोड़ देना है, नहीं तो हम क्या, भगवान धन्वंतरी भी आपको बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो निदान परिवर्जन पहला जरूरी बात। तो पहले तो ये प्रकृति परीक्षण करेंगे, रोगी का परीक्षण करके ये पता करेंगे कि इसका कारण क्या है। यदि पता चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं पता चला है तो हम अधिक से अधिक परहेज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमने ये, फिर इसके बाद जो है कारण देख ले, फिर हम ये देखते कौन सा गुण बढ़ गया है, गुरु गुण या लघु गुण। तो थायराइड पेशेंट को आप देखिएगा तो ज़्यादातर क्या होते हैं, जिसको आपने नाम दे रखा है जी, है ना, डाइटिशियन ने या फिर जो है डॉक्टर ने नाम दे दिया है कि हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। ये क्या है और कुछ नहीं है, ये जो है बात के लघु गुण है ना, कफ का गुरु गुण का बढ़ना है ये, है ना, ऐसा है। तो अगर क्या है थायराइड रोगी का दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है जी, कफ का गुरु गुण बढ़ रहा है, हमें रोकना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे बात का लघु गुण बढ़ाना शुरू कर देना। और यदि किसी थायराइड रोगी को दिन प्रतिदिन वजन घट रहा है, यानी कि बात का लघु गुण बढ़ता जा रहा है, हमें यहाँ पे करना है गुरु गुण बढ़ाने का काम करना है। हर एक लेवल पे, धातु लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे काम करना है। तो हमारी जो चिकित्सा होती है ना, धातु लेवल और ऑर्गन लेवल पे होता है ना। तो ये दो लेवल आपको हमेशा याद रखना है, धातु लेवल, ऑर्गन लेवल। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है कि इस प्रकार से आपको समझना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रोग और कुछ नहीं है, ये जो दोष, धातु, मल, अग्नि जो विषम हो गया है यही रोग है। यदि ये बैलेंस हो जाता है तो सब रोग रिपोर्ट समान हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है जी, आपने डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने क्या कर दिया है जी, रोग बना दिया है। और रोग के बारे में मैंने आपको कल बताया था जी, रोग कितने हैं जी, तो
रोग अनंत रोगी कथा अनंता, कि रोग खत्म होने वाला नहीं है, रोग एक नहीं है, रोग अनंत है। रोगी की दुख भी पूछो तो रोगी का दुख भी अनंत है, एक दुख नहीं है रोगी को। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है जी। ठीक है, लेकिन हमने आपको कल यही बताया था, यहाँ पे देखिए रेफरेंस देखिएगा, दोषों के अनंत भेद मैंने आपको बताया था कि एक दोष है ना, फिर इसके साथ में और भी धातु मल है ना संसर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये असंख्य भेद हैं, दोषों के असंख्य भेद हैं। तो रोग भी क्या है जी, असंख्य हैं। इसके लिए भागवत ऋषि ने कहा है कि आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर वैद्य को। क्यों? क्योंकि सबका रोग का नाम निर्धारण कर पाना सबके लिए संभव ही नहीं है। चिकित्सक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वर्तमान रोग किस नाम से कहा जाए। आप जो है मतलब क्या है कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं, आपको तो बस इतना करना है, जो दोष धातु मल अग्नि विषम हो गया है इसे आपको ठीक करना है, बैलेंस करना है। आप देखेंगे कि कोई भी रोग होगा, रोग मतलब क्या, जो भी लक्षण होंगे धीरे 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 ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको जो है और कुछ नहीं करना है। तो दोष धातु मल अग्नि को विषम करना है। इसके लिए यही देखना है कि यहाँ पे आपने देखा बात के 80 रोग, तो बात के 80 रोग में हम यह देख रहे थे बात के रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, बात के फिर रुक्ष गुण बढ़ता है तो लघु गुण बढ़ता है ना, खर गुण बढ़ता है। तो इस प्रकार से गुण बढ़ता है। तो ये 80 विभिन्न प्रकार के 80 रोग होते हैं, लेकिन इसकी चिकित्सा क्या है जी, लघु रुक्ष गुण की चिकित्सा है। तो ये रुक्ष गुण की चिकित्सा करेंगे। आपको मैं बताऊं, आपने सुना है कि रोग ना अकेले नहीं आते हैं। आपको पता है रोग अकेले नहीं आते हैं, बल्कि पूरा जो है रोग समूह आता है। आप ये बताइए कि क्या आपने ऐसे बहुत सारे अपने रोगी ऐसे देखे हैं जो कहे कि हमको बस एक ही समस्या है। अगर रोग के अनुसार पूछेंगे तो कहाँ कहेगा हमको बस क्या है कि शुगर है। लेकिन जब उसके रोगी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना, रोगी से पूछना शुरू करेंगे ना कि आपको क्या क्या दिक्कत होती है, तो उसका पूरी कथा अनंता चलता है जी, है ना। डॉक्टर ने तो बता दिया शुगर, वो भी बोल रहा है कि हमको केवल शुगर है वैद्य जी। लेकिन जब उसके समस्याएं पूछने लगेंगे ना तो एक समस्या नहीं बोलेगा, कहेगा वैद्य जी बार बार प्यास लगता है, बार बार पेशाब लगता है, बार बार भूख लगती है ना, नींद नहीं आती है, बहुत कमजोरी लगता है, याद नहीं होने लगा है ना, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। तो यही होता है रोग अनंत रोगी कथा अनंता। लेकिन वो कहेगा कि हाँ हमें केवल शुगर है, लेकिन क्या आप कहते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि केवल शुगर है? नहीं, और भी बहुत सारे समस्याएं हैं। तो गुण आधारित पे देखें, गुणों से देखें तो आपको यही पता चलेगा कि एक रोग नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर बात के रुक्ष गुण बढ़ गया तो अलग अलग लक्षण आएंगे, है ना। जैसे नाखून टूट सकता है, दांत टूट सकता है, कान में दर्द हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ दर्द हो सकता है। लेकिन बात के रुक्ष गुण की चिकित्सा कर देते हैं तो और भी सभी गुण बैलेंस कर देते हैं, तो एक भी गुण मैंने एक भी लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है जी। तो ये है अपना जो है गुण चिकित्सा का कमाल, है ना। तो यहाँ पे सिम्टम के ऊपर नहीं, रोग के ऊपर नहीं, बल्कि रोगी के ऊपर काम किया जाता है जी। बताइए आप ना सिंपल एक आप ना मतलब कि सिंपल क्या करिए कि रोगी का जो है ना 2 ऑप्शन रखिए। आपके पास रोगी आता है तो आप इससे पूछिए कि आपको ठीक होना है कि आपके रोग को ठीक करें, आपको ठीक करूं या फिर आपके रोग को ठीक करूं। देखिए आपके प्रश्न क्या मिलते हैं, है ना, आपके प्रश्न के उत्तर क्या मिलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा जी। आपके रोग को ठीक करूं या फिर आपको मैं ठीक करूं, ये प्रश्न करना है जी। यानी कि रोगी को ठीक करें या फिर रोग को ठीक करें जी, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे, है ना, कहेंगे कि हमें तो दोनों को ठीक करना है, रोगी को भी करना है, रोग को भी ठीक करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, रोगी को ठीक करना है हमें, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या करना है जी, रोगी की परीक्षा करनी है। तो ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अब जो है हम कल पढ़ाएंगे आपको, कल से रेगुलर क्लास होगा। और आज जो है संडे था और आज जो है लास्ट डेमो क्लास था, है ना। और आज के बाद जो है किसी को कोई डेमो क्लास नहीं मिलेगा। और कल भर अंतिम जो है डेट रहेगा एडमिशन कराने को। कल के बाद जो है उन लोगों को एडमिशन नहीं होगा जिनको मैं पहले ही बता रखा था कि क्लास चल रही है लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। केवल उन लोग का एडमिशन हो सकता है जिनको पहली बार हमारे बारे में पता चला है, यानी कि अष्टांग हृदय के बारे में पता चला, पहली बार पता चला है। तो उनकी क्या गलती जी, तो उनका एडमिशन ले लेंगे, है ना। चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, कभी भी पढ़ना शुरू करें कर सकते हैं। लेकिन उन लोग को तो
क्लास नहीं मिलने वाला। जिनको पता था कि अष्टांग हृदय क्लास चल रहा है, इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्या है कि कन्फ्यूजन में थे और हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं, अपना डाउट भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, बस क्या है कि देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो क्या है कि ये रहेगा अपना कल से, तो कल से केवल ये लिंक कल से चेंज होने वाला है जी, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सभी को जो है सबसे पहली बात तो हमारा जो ग्रुप है, आप सभी को जो ग्रुप हमने बना के दिया है उसमें जो लिखा रहेगा, सबसे पहले जैसा कि आप देखेंगे तो लिखा रहेगा अष्टांग हृदयम आयुर्वेद क्लास बैच 11। सबसे पहले बहुत कन्फ्यूजन है अभी भी, है ना, कि कैसे कहाँ आ रहा है लिंक, कैसे आ रहा है, बहुत सारे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल कि अष्टांग हृदयम आयुर्वेद क्लास बैच 11, ठीक है जी। उस पर जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा अनाउंसमेंट। क्या ऑप्शन आएगा जी? अनाउंसमेंट का ऑप्शन आएगा। इस पर फिर एक बार क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपका ग्रुप खुल जाएगा जहाँ पे आपका डेली के लिंक आएगा। डेली के आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमारा आएगा, जिससे आज देखिए हमने आज जो है 2 प्रश्न किए थे, तो सबका उत्तर देखिए आप लोगों ने दिया लगभग, है ना। तो ये 2 प्रश्न मैं सुबह डाल दूंगा और आप सभी को जो है, सभी को हम तो कहूँगा कि करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ना जो आयुर्वेदा क्विज हमने शुरू किया सबको आंसर करना पड़ेगा जी, है ना। अभी भी देख रहे हैं कि आधे लोग ही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास में तो कोई बात नहीं, लाइव क्लास हो, लेकिन आप दिन भर में कभी टाइम निकाल के आंसर कर दीजिए। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, नहीं कर पाते हैं क्योंकि वीडियो नहीं सुने हैं, तो उत्तर गलत कर देंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा है कि सही और गलत की बात नहीं है, यहाँ पे इनाम कोई नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना। इनाम तो मतलब क्या है कि चलिए ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको कोई यहाँ पे जॉब नहीं दे रहा हूँ। बस मैं आपको बस लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए कि हाँ भाई आपकी तो होगी ना कि आपने दे दिया। बाकी आप हमारे लाइव क्लास ज्वाइन करिए, और जो व्यक्ति लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी सुविधा है, ये क्लास रिकॉर्डेड होता है और उनको मैं लिंक भेजता हूँ और लिंक के माध्यम से आप हमारा जो वीडियो को सुन पाते हैं। ये हमारा क्लास जो है यूट्यूब पे लाइव नहीं होता है, यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होता है, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्डेड होता है और यूट्यूब पे प्राइवेट होता है। उन्हीं को केवल लिंक मिलता है जो हमारे क्लास में जो है गुरु दक्षिणा दे करके क्लास में एडमिशन लिए हैं, सिंपल, ठीक है जी। और आप सभी का कोई अगर प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, फिर हम आपको बताएंगे। यस के रुद्रा जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, राम राम। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि अगर जो किसी व्यक्ति का वायु का रुक्ष गुण और शीत गुण दोनों की विकृति हो जाए तो कैसे उसको दोनों की चिकित्सा करेंगे? इसके लिए तो सिंपल है, इसके लिए हम क्या देंगे, गर्मा गर्म और चिकना चिकना देंगे। शीत गुण की चिकित्सा क्या है जी? गर्म। और रुक्ष गुण की चिकित्सा क्या है जी? स्निग्ध। तो हम स्निग्ध तो देंगे, जैसे घी तो देंगे, तेल तो देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उस चीज़ को गर्म कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम घी खाएंगे, तो घी अगर खा लिया किसी ने तो शीत माने रुक्ष गुण तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शीत गुण बढ़ जाएगा जी, अगर आपने घी ठंडा खा लिया तो। लेकिन वो घी को गरम गरम दूध में, गरम पानी में, गरम रोटी में, सब्जी में, दाल में, चावल में ले लिया तो आपका जो है बात के रुक्ष गुण भी ठीक होगा और बात के शीत गुण भी ठीक होगा, सिंपल, ठीक है जी। हाँ, तो वैसे भी देखा जाए कोई भी चिकनाई है, खास करके घी तेल, इसको कहा गया है कि आप गरम गरम ही लो ताकि बात का शीत गुण ना बढ़ जाए। जब बात के रुक्ष गुण की चिकित्सा करते हैं ना, तो इस चीज़ की जरूर ध्यान रखना है कि ठंडा तो नहीं है, अगर ठंडा रहेगा तो बात का शीत गुण बढ़ जाएगा जी, तो फिर दिक्कत करेगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो बात के रुक्ष गुण की चिकित्सा करते समय क्या रखना है कि आपका जो स्नेह है, जो चिकनाई है, वो गर्म हो, ठीक है जी। अच्छा गुरु जी, घी की जहाँ तक की बात है तो अष्टांग हृदय में भी लिखा हुआ है कि घी का गुण शीत गुण है, लेकिन पित्त प्रकृति में देने के लिए इसे मना करता है। किसने मना कर दिया? पित्त वाले को तो दे ही सकते हैं, दे सकते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर कहाँ मना किया गया है जी? आप अष्टांग हृदय का पहला अध्याय निकालिए, इसमें लिखा है साफ साफ, तथा तैलम घृतम मधु, कहता है पित्त वाले के लिए तो घी श्रेष्ठ है। घी श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि क्या है कि पित्त का गुण क्या है जी? पहले ये देखिए, पित्त का गुण है उष्ण, तो घी क्या है जी? ठंडा गुण है। हाँ, तो उष्ण गुण को ठीक करेगा ना शीत गुण, तो घी ठंडा होता है, दूध भी ठंडा होता है, तो पित्त के लिए तो बढ़िया ही है,
है ना। लेकिन बात के लिए ना घी अच्छा नहीं है। अगर इसको ठंडे तरीके से देते हैं, जैसे घी ले रहे हैं लेकिन घी को ठंडा कर रहे हैं, तो बात के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान करता है। लेकिन वही घी को अगर आप गर्म करके लेते हैं, गरम गरम पानी में, गरम दूध में, गरम दाल सब्जी में, तो घी बहुत फायदा करता है बात के रुक्ष गुण में और शीत गुण में। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है जी। अच्छा, तो गुरु जी इसमें एक और था कि जैसे अग्नि संस्कार के लिए जब घी का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर अग्नि को और ज्यादा वो प्रज्वलित करता है। वो इसलिए क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इसलिए है ना, अग्नि को बरकरार रखता है। आप ये बताइए कि आपका जो है, आप दीपक जला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दीपक जलाने के लिए अपने तेल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस तेल में पानी मिला देंगे तो कैसा जलेगा जी बताइए? क्या अच्छा दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। तो देखिए, अगर आपको दीपक के लौ को अस्थिर करना है, इसी प्रकार से यदि आपके अग्नि जो है, जठर अग्नि है चाहे धातु अग्नि, इस अग्नि को अस्थिर करना है तो घी की जरूरत है। समझ रहे हैं? इसलिए घी की जरूरत है। ठीक है, घी क्या करता है? अग्नि को अस्थिर करता है लंबे समय तक। अगर आप चाहते हैं जठर अग्नि अस्थिर रहे तो घी का प्रयोग करना है, चूरन का प्रयोग नहीं करना है। चूरन से सबसे ज्यादा अग्नि बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप पंचकोल चूरन ले लीजिए, आज लीजिए, कल से आपका 4 रोटी बढ़ जाएगा, 2 रोटी तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, लेकिन जानते हैं 2 दिन फिर ना लीजिए, वो खत्म। लेकिन घी क्या करेगा? अगर घी आप लेते हैं और घी खा करके अपनी अग्नि को अस्थिर करते हैं तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म तक, माने लंबे समय तक क्या होगा जी? आपकी अग्नि बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है जी, तो ये आपको सोचना है। आपको कुछ और विशेष नहीं सोचना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आप आगे पढ़िए, फिर आप ये दूसरा प्रश्न करिएगा। ठीक है जी, जी धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, और भी किसी का कोई प्रश्न है? अभी 2-4 मिनट और क्लास करते हैं। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। और एक बात जरूरी सूचना है कि हमारे पास जैसे ही टाइम रहेगा ना, तो मैं संडे के क्या है ना कि वैसे ही क्लास ले लिया करूँगा जी सबके लिए। ठीक है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप जो है संडे को आप मतलब हमारा जो है देखिएगा, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अगर ग्रुप में ज्वाइन करना है तो हमारा जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आप सभी को जो कम्युनिटी ग्रुप का जो है लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन करें हमारा। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कम्युनिटी ग्रुप लिख दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, जहाँ पे मैं आपको प्रतिदिन आयुर्वेदा क्यूज करवाऊंगा, दो क्वेश्चन डालूंगा, बाकी हेल्थ टिप्स वगैरह आते रहेंगे, बाकी हमारा नोटिफिकेशन आता रहेगा कि आज संडे है तो आज क्लास होगी कि नहीं होगी। बाकी तो रेगुलर क्लास चलते रहेगा। आप लोग का जो है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक क्लास चलेगा जी। ठीक है, सैटरडे को ऑफ रखेंगे, फिर संडे को क्लास ले सकते हैं, है ना। और ये क्लास सबके लिए ओपन होगा। उसमें हम ना सिंपल प्रश्न, डाउट वगैरह जो भी होगा सिंपल क्लास करेंगे, रेगुलर क्लास नहीं रखेंगे जी। ठीक है, मान लीजिए किसी का कोई समस्या है तो उसका हम देख लिए, है ना, फिर ऐसे ही कुछ मतलब कि चलता रहेगा जी। ठीक है, आप लोग मतलब क्या है डायरेक्ट जो है हमसे जो है जुड़ सकेंगे संडे को। बाकी क्या है कि आने दिन रेगुलर क्लास होगा। आप कोई प्रश्न है जी तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का प्रश्न है? नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आपने जैसे बताया कि प्रकृति मनुष्य की जो है ना स्वास्थ्य दोष, धातु और मल के ऊपर डिपेंड करता है। और दोष 2 प्रकार के, शारीरिक दोष में आता है वात पित्त कफ, इसके साथ साथ मानसिक दोष भी तो होता है। तो वो सब को उसी को तो कह रहे हैं कि दोष मतलब हम ये यहाँ पे हमने कहा है कि आपको केवल शारीरिक दोष देखना है, दोनों दोष देखना है, शारीरिक और मानसिक दोनों को बैलेंस करना है ना। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपका शारीरिक दोष खराब है तो मानसिक दोष भी खराब हो जाएंगे, और यदि मानसिक बिगड़ा है तो आपका शारीरिक दोष भी खराब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है शारीरिक दोष बिगड़ गया, जैसे बात का लघु गुण बढ़ गया जी। ठीक है, तो इस लघु गुण बढ़ने के कारण जानते हैं, आपका शरीर का लघु गुण बढ़ा है तो आपके मन का भी लघु गुण बढ़ जाएगा, तो मन चंचल हो जाएंगे। तो शरीर का चल गुण तो बढ़ा, मन का भी चल गुण बढ़ गया जी, तो आपका जो है मन चंचल हो गया। तो आपने देखा
कि किस प्रकार से शारीरिक गुण बढ़ा, लेकिन आपका जो है क्या बढ़ गया जी, मानसिक गुण भी, माने मानसिक चलगुण बढ़ गया। शारीरिक चलगुण तो बढ़ा है ना, तो इस प्रकार से आपको समझना। शारीरिक और मानसिक हमने यहाँ पे कुछ नहीं डिफरेंस किए हैं, ये तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, है ना। मैंने जो है शायद दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ाया भी है, इसके बारे में हमने क्लियर कर रखा है। शारीरिक दोष होते हैं और मानसिक दोष होते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि हम जो है ऐसा सिलेबस बनाए हैं कि जहाँ पे कोई भी प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं रह जाता है, देख सकते हैं। जैसे कि हमने दोष और इसके ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ में मैं बता रहा हूँ, ये देखिए दोष है तो दोष के बारे में देखिए क्या बताया, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। तो शारीरिक दोष वात पित्त कफ को कह रहे हैं और मानसिक दोष रज और तम को कह रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे वर्णन है शास्त्रों में, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये मानसिक दोष हो गए 2 और ये शारीरिक दोष 3। तो इसका रेफरेंस के साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। समझना था सर, जैसे हमारा शारीरिक दोष बढ़ता है तो उसके साथ ही मानसिक दोष भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेंगे जी, है ना, जुड़ा हुआ है ना आपका जो है मन कहाँ है, तो इसी शरीर में ही तो आपका 25 तत्व है ना, और उसके घटने से वो भी घट जाता है। हाँ, यदि क्या है कि जो जिसका मान लीजिए गुरु गुण बढ़ जाता है शरीर का, मान लीजिए कि कफ का ये गुरु गुण बढ़ जाता है, तो आपका मन का भी गुरु गुण बढ़ जाएगा जी, तो आपका मन अस्थिर हो जाता है ना। जैसे शरीर का गुरु गुण बढ़ जाए तो शरीर अस्थिर हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो इसी प्रकार से मन भी क्या करेगा कि अस्थिर गुण बना लेता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें शारीरिक और मानसिक लेवल पे होता है, इसलिए हमने कोई अंतर नहीं किया था, सीधा सीधा मैंने बता दिया। दोष, धातु, मल, अग्नि को हमें बैलेंस करना है, गुणों को समझना है, इसको बैलेंस करना है। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, तो क्या है कि हम जो है आपको सिखाते हैं वो क्या है जी, गुण चिकित्सा सिखाते हैं, और अपना जो है एक एक जो है बातें क्या है जी, एक एक बातें जो हैं अपना जो है ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ में, जैसे अभी ये बोल रहे थे तो हमने देखिए तुरंत जो है निकाला ना। अपना सिलेबस ऐसा है जी कि एक आम आदमी भी पढ़ सकता है, एक BMS स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, एक मेडिकल ऑफिसर भी पढ़ सकता है और समझ सकता है, सभी समझ सकते हैं। और ये जो हमारा जो है 1 साल का बेसिक आयुर्वेदा कोर्स है जो सब के लिए है, चाहे आप नेचुरोपैथी हैं, चाहे होम्योपैथी हैं, चाहे एलोपैथी हैं, चाहे आयुर्वेदपैथी हैं, चाहे आप कोई भी पैथी, कोई भी पद्धति से आप चिकित्सा थेरेपी दे रहे हैं, ये सबके लिए है, ठीक है जी। और इसके बिना कोई उपाय भी नहीं है, आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो क्या है कि हमारा ये आयुर्वेद का कंसेप्ट जो है, अभी मैं आप सभी को जो है 1 महीने का सिलेबस सबको प्रदान किया है, जो लगभग 135 पेज का है। उसमें से हम लोगों ने लगभग 70 पेज कवर कर लिया है। अब कल से जो है हम रेगुलर क्लास करेंगे, कल से डेमो क्लास नहीं होगा, या फिर कोई भी वैसे नहीं जुड़ सकते हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं किया है जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, अब कोई प्रश्न रहेगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अब हम जो है अगर आप लोग का प्रश्न हम कर लेंगे। अब जो है हम जो है आज के शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं, ठीक है जी। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, बेझिझक हमारे जो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आप हमारा जो है यूट्यूब चैनल वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री अष्टांग हृदयम राज के नाम से है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आप जो है अपनी प्रकृति एक बार परीक्षण जरूर करवाएं हमसे, है ना। प्रकृति परीक्षण के लिए मैंने सबको बोल रखा है कि अपनी प्रकृति परीक्षण करवाएं, है ना। जो केवल और केवल जो है मैंने इसमें कुछ हमने बता रखा है कि आपको अपना उम्र भेजना है ना, आपका रियल डेट ऑफ बर्थ भेजना है ना, डेट ऑफ बर्थ बताना है, और बाकी आपका टाइम बताना है, और आपका जो है वजन बताना है। आपको जो प्रकृति मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी विकृति के बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करते हैं। मैं आपको घरेलू मेडिसिन भी सजेस्ट करता हूँ। और हमारा ये जो सिलेबस है इसमें ऐसा नहीं है कि जो है पढ़ाऊँगा मैं और दवाइयाँ बेचूँगा अपनी, है ना। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते। इसमें A to Z आपको दवाइयाँ बनाने के लिए सिखाते हैं। आपको मैं फार्मासिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। मैं आपको दवाइयाँ बनाने के लिए सिखाता हूँ। आपको कोई भी दवाइयाँ किसी भी डॉक्टर से, वैद्य से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ, आपको ऐसी दवाइयाँ बताता हूँ जो आपके आसपास इर्द गिर्द हो, बस उसे करने के लिए आप तैयार हो। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ें आसपास में है लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते, कैसे दवाइयाँ बनेगा। आप करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ जी। तो अगर कोई आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल वैद्य बनना चाहते हैं, अपने चिकित्सक स्वयं बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट लेना है, आयुर्वेदिक डिप्लोमा करना है, ये सब के लिए गाइड मैं आप सभी को करता हूँ और आगे करता भी रहूँगा, है ना। और अब तक जो है हमारे इस बैच में 90 स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। हमारा टारगेट तो क्या है कि कुछ और था,
चलिए ठीक है, अब कल भर हम देखते हैं, है ना, आप सभी लोग कौन कौन जो एडमिशन लेते हैं। इसके बाद जो है क्लास को अपना रेगुलर तो है ही, रेगुलर चलता रहेगा जी। चलिए, अब कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।